नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस दिवाली धन बरसे और अब वक्त आ गया है दिवाली फंड शॉपिंग का। ऐसे फंड जो आपको करेंगे माला माल और दिवाली से दिवाली तक कहां करें निवेश, ये हम बताएंगे। फाइनेंशियल बैग में डाले कौन से फंड, जानते हैं आज मनी गुरु में। हमारे साथ फोन लाइन पर है आज रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के आज की खास पेशकश में और आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू स्वाति, और आपको भी और सारे दर्शकों को भी दीपावली की शुभकामनाएं। तो ऐसे समय पे हर्षवर्धन, आप हमारे साथ शो में आए हैं जब कई लोग दिवाली के लिए ढेरों गिफ्ट्स खरीद रहे हैं, अपने शॉपिंग बैग्स भर रहे हैं, तो हमने सोचा यही सही मौका है कि अपने शॉपिंग बैग्स भरने के साथ साथ अपने फाइनेंशियल बैग को भी भरा जाए कुछ धमाकेदार फंड्स के साथ। तो आज हम आपसे ऐसे ही कुछ पटाखा फंड्स के बारे में जानेंगे जो कि दिवाली से दिवाली तक बम्पर कमाई का जरिया बन सकते हैं। इसलिए सबसे पहले की कैटेगरी अगर हम आपसे जाने, और मैं लार्ज कैप फंड के बारे में जानूंगी और सीधे हम शॉपिंग की तरफ ही चलते हैं, बिल्कुल समय आगे ना बढ़ाते हुए। लार्ज कैप फंड कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये किसी के भी फाइनेंशियल शॉपिंग बैग में होना कितना जरूरी है और किन के लिए इंपॉर्टेंट है? तो स्वाति, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारी हर दिवाली जिंदगी भर अच्छी बनती रहे, तो ये सही बात है कि आप जब शॉपिंग करते हैं उसके साथ में आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें, ताकि आगे जाते हुए भी कभी भी बुरे वक्त में आपको आपके पैसे काम आएंगे। तो इसमें हम बोलते हैं कि सबसे जो लीस्ट वोलेटाइल है या एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो है लार्ज कैप फंड। ये एसेंशियली देश की सारी जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स कैटेगराइज किए जाते हैं लार्ज कैप में। तो इसमें हम सभी निवेशकों को, आपने पहले सवाल पूछा था कि किन को लेना चाहिए, तो हम कहेंगे कि सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स जरूर ऐड करना चाहिए, एंड टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 50%। मतलब मान लीजिए आप महीने के 10,000 रुपए जमा करना चाहती हैं तो 5,000 रुपए तक आप लार्ज कैप के लिए एलोकेट करें। ये जो जैसे मैंने कहा सबसे बड़ी कंपनियां हैं, तो ये रिलेटिवली आपको एक स्टेबिलिटी देती है इक्विटी पोर्टफोलियो में। तो इसमें हमारा चुनाव 2 फंड की तरफ है। एक है IDFC निफ्टी फंड। ये इंडेक्स फंड है, पैसिवली मैनेज, जिसके कॉस्ट कम है, डाइवर्सिफाइड है, इजी टू ट्रैक होता है। सो IDFC निफ्टी फंड एक हमारी चॉइस है। और एक्टिवली मैनेज में, जिसमें आप फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का भी फायदा लेते हैं, वो उस कैटेगरी में हम रिकमेंड करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो IDFC निफ्टी फंड और एक्सिस ब्लू चिप फंड, इन दोनों ही फंड्स के 3 साल के हिस्टोरिकल रिटर्न इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। IDFC निफ्टी में 11.04 का हिस्टोरिकल रिटर्न हमने देखा है और हर्षवर्धन साथ ही एक्सिस ब्लू चिप में IDFC एक्सिस ब्लू चिप में 3 साल के रिटर्न की बात करें तो वो 14.89% है। तो अगर 3 साल तक की अवधि में दोनों ही फंड्स को शामिल किया जाए तो आपको लगता है कि दिवाली से दिवाली तक, मतलब अगली दिवाली तक भी ये धमाकेदार रिटर्न दे सकते हैं? तो जो रिटर्न्स आपको लार्ज कैप फंड से मिलेंगे या कोई भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट से मिलेंगे, बहुत हद तक निर्भर करता है कि मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो यस, अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो ये 2 फंड्स हैं जिनको हम मानते हैं कि आगे जाते हुए वेल्थ क्रिएट करेंगे। और अगली दिवाली तक का जो क्वेश्चन है, तो हम ये देखते हैं कि अगर मार्केट गिर रहा है, मार्केट बुरी हालत में है, उस दौरान भी हम मानते हैं कि ये 2 फंड जो है वो मार्केट से कम गिरने की क्षमता रखते हैं। सो आई थिंक अच्छे रिटर्न्स को हम ये कहते हैं कि मार्केट से ज्यादा परफॉर्म करें, और नेगेटिव अगर है तो मार्केट से कम गिरे। तो दोनों स्थितियों में हम ये बात कर सकते हैं कि यस, ये आगे जाते हुए अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। ओके, तो 5 साल के रिटर्न, हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी आप देख पा रहे होंगे। IDFC निफ्टी फंड रिटर्न में 5 साल में 8.60% का 5 साल का हिस्टोरिकल रिटर्न और एक्सिस ब्लू चिप फंड में 5 साल में 11.46% का हिस्टोरिकल रिटर्न देखा गया है। तो लार्ज कैप फंड कैटेगरी की बात हुई और जैसा कि हर्षवर्धन ने बताया है कि पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड कुल निवेश का 50% अगर आप रखें तो सही हो सकता है और दिवाली से दिवाली तक बम्पर मुनाफा दे सकता है। अगली कैटेगरी जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ हर्षवर्धन, वो हम कहते हैं मिड कैप कैटेगरी। और जैसा कि लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, मिड कैप का योगदान भी एक पोर्टफोलियो में बेहद जरूरी होता है। तो जब कोई भी अपना फाइनेंशियल शॉपिंग बैग तैयार करे और उसमें फंड्स डाले तो मिड कैप कैटेगरी के फंड्स कैसे निवेशकों के लिए, और उस शॉपिंग बैग में कितना परसेंटेज होना चाहिए इसका? तो फिर पहले तो ये समझ लें कि मिड कैप होता क्या है। सो मिड कैप बेसिकली उन कंपनियों को कहा जाता है जो 101 से लेकर 250 तक का जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो एमसी की जो लिस्ट है उसके हिसाब से जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कहलाती हैं। जो 101 से 250 नंबर तक की जो आती हैं
उन्हें मिड कैप कहते हैं। तो मिड कैप एसेंशियली वो कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखें तो 10,000 करोड़ से 30,000 करोड़ की रेंज में होता है। अब इनमें जो निवेशक इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं वो उसका ऑब्जेक्टिव ही होता है कि आज जो मिड कैप है वो कल जाके लार्ज कैप बनेगी। तो डेफिनेटली उसमें ना जो रिटर्न, हायर रिटर्न के पोटेंशियल है वो थोड़ा ज्यादा होता है, पर अगर ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद बनती है तो उतना ही रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये उन निवेशकों के लिए है जो थोड़ा हाई ग्रोथ चाहते हैं, थोड़ा हाई रिस्क लेने को तैयार है। अगर 50% उनका पोर्टफोलियो लार्ज कैप में जा चुका है तो एक अच्छा सॉलिड बन गया है। अब वो एक छोटी अमाउंट से मिड कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं ताकि अच्छी कंपनियां जब बढ़े तो जब वो लार्ज कैप बन जाए आगे जाते हुए तो उन्हें एक्सपोनेंशियल रिटर्न मिलने की उम्मीद बन जाती है। तो हम ये कहते हैं कि करीबन 30% अपने पोर्टफोलियो का अगर आप एलोकेट करते हैं मिड कैप में, ये इसे लेकिन तो लार्ज कैप के एलोकेशन से भी मैच करना है। तो 50% अगर आपका लार्ज कैप में है तो 30% का एक्सपोजर आप डेफिनेटली मिड कैप में ले सकते हैं। ओके, तो 30% का एक्सपोजर मिड कैप में लेना पोर्टफोलियो के लिए सही माना जाता है, अच्छे रिटर्न के लिहाज से भी। अगर हम कुछ 3 या 5 साल के हिस्टोरिकल रिटर्न्स पर जाएं तो कुछ अच्छे मिड कैप फंड्स आप दर्शकों को कौन से बताएंगे हर्षवर्धन? तो रिटर्न्स एक पैरामीटर है कि हम 3 इयर्स और 5 इयर्स का जो रिटर्न्स देखते हैं वो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम कोई भी स्कीम चूज कर ले अल्टीमेट होता है कि उस स्कीम ने परफॉर्मेंस कैसा किया। तो यस, 3 to 5 इयर्स का एक होराइजन जरूर होता है। इसके अलावा फंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, रिसर्च कैपेबिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं। फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने 2 स्कीम रेकमेंड की है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और दूसरी है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये तो ऐसे फंड हैं जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने का सोच सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि हर्षवर्धन के पसंदीदा फंड से 3 साल और 5 साल का हिस्टोरिकल रिटर्न्स की भी बात करें, वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि ध्यान में रखा जाता है किसी भी फंड शॉपिंग में, तो 3 साल के हिस्टोरिकल रिटर्न के हिसाब से कोटक इमर्जिंग इक्विटी ने 5.59% का रिटर्न दिया है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने 3.39% का हिस्टोरिकल रिटर्न दिया है। वहीं 5 साल के रिटर्न की बात करें तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 5 साल में 12.53% का और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने 5 साल में 10.09% तक का हिस्टोरिकल रिटर्न दिया है। अब कई दर्शक हमसे पूछ रहे हैं कि कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में फंड्स हैं, तो क्या सिर्फ हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बेसिस पर ही जाए अगले दिवाली तक? जी नहीं स्वाति, जैसे मैंने कहा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप देखते हैं, कोई भी स्कीम देखते हैं तो हिस्टोरिकल रिटर्न सिर्फ एक पैरामीटर है, क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि जो पास्ट में रिटर्न्स मिला है जरूरी नहीं वो आगे भी मिले, और पास्ट में अगर कोई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ये जरूरी नहीं है कि आगे जाके वो वैसा ही परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेंगे। और उसी उल्टा भी होता है कि अगर बहुत खराब प्रदर्शन कोई फंड का रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आगे जाते हुए वो खराब ही करेगा। हर फंड के एक साइकिल आते हैं, उतार चढ़ाव होता है, फंड मैनेजर के साइकिल्स आते हैं। सो एनीवेज आइडिया ये है कि हमें एक ओवरऑल व्यू लेना रहता है कि फंड की फिलॉसफी क्या है, फंड हाउस जो है उनकी रिसर्च कैपेबिलिटीज हैं, उनके जो फिलॉसफी है इन्वेस्टमेंट की, उनके जो थॉट प्रोसेसेस हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो हम आगे का विनर चूज करना चाहते हैं, ये नहीं कि पास्ट जिसने अच्छा दिया है वही आगे का विनर भी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी की और किसी के फाइनेंशियल शॉपिंग बैग में स्मॉल कैप कैटेगरी फंड्स का कितना योगदान होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जब स्मॉल कैप फंड्स की बात होती है तो किसी के फाइनेंशियल शॉपिंग बैग में कितना प्रतिशत लाया जाए स्मॉल कैप कैटेगरी का और कैसे निवेशकों के लिए ये बेहतरीन शॉपिंग प्रोडक्ट साबित हो सकता है हर्षवर्धन? तो स्मॉल कैप अगर हम पहले तो ये समझे, जैसे हमने समझा लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, तो अब स्मॉल कैप भी क्या होता है। तो एसेंशियली जो 251 सीरियल नंबर से जो एंड तक की लिस्ट है वो स्मॉल कैप माना जाता है, और उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 3 करोड़ से लेके जो 9,000 10,000 करोड़ तक का वैल्यूएशन की कंपनी है वो स्मॉल कैप में आती है। तो स्मॉल कैप में ये समझना होगा कि रिस्क और भी ज्यादा हो गया, मिड कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, और उसमें आपको अगर मार्केट बढ़ता है या कोई कंपनी अच्छा करती है तो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स मिलने की आपको उम्मीद बनती है। लेकिन स्मॉल कैप है, कभी कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आया तो हो सकता है ये कंपनी सस्टेन ही नहीं कर सके। अगर एक रिसेशन आपको अगर लंबे अरसे तक हुआ, 3-4 साल 5 साल तक रिसेशन चलता रहा, तो कंपनी शायद बंद भी हो सकती है, क्योंकि उनमें वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इतना रिसेशन हैंडल कर सके। जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पास रिजर्व होते हैं जो वो ये डाउनटर्न को वो झेल सकते हैं।
तो मिड कैप में आपको समझना होगा रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है और रिटर्न की उम्मीद भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो जो इन्वेस्टर्स के लिए हमें रेकमेंड करें अगर, तो वो बहुत ही एजुकेटेड इन्वेस्टर्स होने चाहिए, उन्हें मार्केट के फंक्शनिंग के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें वो सोफिस्टिकेशन होना चाहिए कि ये समझ सकते हैं कि जो स्मॉल कैप ले रहे हैं अगर पास्ट रिटर्न देख के ले रहे हैं सिर्फ, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। और ये अक्सर हमने आज की तारीख में देखा है, जब हमारे शोज पे भी क्वेरीज आती हैं, आप देखते हैं कि इन्वेस्टर्स जो एकदम नए भी हैं मार्केट में, उन्होंने पास्ट के रिटर्न देखते हुए स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट किया है, तो वो एक्चुअली गलत है। आपको स्मॉल कैप्स के बारे में समझना चाहिए और फिर ही आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो कैसे फंड्स हैं जिसको चूज किया जा सकता है? अलग अलग उनके सिलेक्शन प्रोसेस या पैरामीटर्स के बेसिस पर, हर्षवर्धन? तो वेल, स्मॉल कैप में एक पैरामीटर जो जरूर आपको देखना चाहिए, फंड ने अपने आप में जो स्कीम है उस स्कीम में कितनी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा था। क्योंकि स्मॉल कैप है तो इसमें जो इम्पैक्ट कॉस्ट होता है कि अगर आप कोई कंपनी के शेयर खरीदने जाते हैं तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप है तो उसकी लिक्विडिटी भी उतनी ही कम होती है। तो अगर 60-65 कंपनियों में अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है या 70 कंपनियों में कर रखा है तो थोड़ा अच्छा माना जाता है उस लिहाज से। तो इस कैटेगरी के दो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो हम रेकमेंड करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड। अगर कोई निवेशक इन्वेस्ट कर भी रहा है तो उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए अपने आप को कि वो 20% से ज्यादा जो उनका टोटल इन्वेस्टेबल सरप्लस है उसका 20% से ज्यादा वो डेफिनेटली स्मॉल कैप में एलोकेट ना करें। ओके, तो दो फंड्स हर्षवर्धन की पसंद, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड, ऐसे फंड जो आप अपने फाइनेंशियल शॉपिंग बैग लिस्ट में शामिल कर सकते हैं दिवाली से दिवाली तक बम्पर रिटर्न पाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद मल्टी कैप फंड्स की बात करेंगे, हाइब्रिड फंड्स के बारे में समझेंगे, सेक्टोरल, थीमेटिक और साथ ही साथ इंटरनेशनल फंड्स कितना डालें आप अपने फाइनेंशियल शॉपिंग बैग में। चर्चा थोड़ी देर में, देखते रहिए मनी गुरु। दिवाली की आपको और आपके सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी, हेल्दी और प्रॉस्परस दिवाली। सब लोग को, आपके दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली के शुभ अवसर पर मेरे तरफ से, इंडिया निवेश परिवार की तरफ से पूरे जी परिवार को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों को शुभ दीपावली। सभी व्यूअर्स को कैस्ट्रॉल की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो मनी गुरु में आज हम दिवाली के मौके पर कर रहे हैं कुछ फंड शॉपिंग। हमारे साथ है हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन, अब बारी है मल्टी कैप फंड शॉपिंग की, तो कैसे मल्टी कैप फंड अपने शॉपिंग बैग में शामिल किया जाए, कितना परसेंटेज पोर्टफोलियो का होना चाहिए, कैसे निवेशकों के लिए, और कुछ अपने पसंदीदा फंड्स बताएं। स्वाति, हमने अभी तक बात की थी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो इनके हमने फायदे नुकसान दोनों चीज के बारे में बात की। अब कई बार ऐसे होता है कि इन्वेस्टर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लार्ज कैप में करना चाहिए, मिड कैप में, कौन सा ज्यादा बेटर है, उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है, पोटेंशियल मार्केट का कहाँ पे ज्यादा लग रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप ये नहीं जानते और आप खुद ये डिसीजन नहीं लेना चाहते कि आप कितना एलोकेट कहाँ पे करें, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है, वो है मल्टी कैप। मल्टी कैप फंड जो ऑब्जेक्टिव है उनका वो ये है कि वो मार्केट के कोई भी सेगमेंट में, लार्ज, मिड और स्मॉल हो, उनका मैंडेट होता है कि वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फंड मैनेजर की उनकी जो रिसर्च उनको थ्रो करती है कि भाई आप ये कर सकते हैं, उनको मिड कैप में कोई अच्छा आइडिया लगता है वो वैसे कर सकते हैं। तो ये उन निवेशकों के लिए है जो ये डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन का एलोकेशन खुद नहीं करना चाहते और फंड मैनेजर पे वो डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं। तो ये आप अगर एक इन्वेस्टर चाहे तो अपने पोर्टफोलियो का 40 to 50% मल्टी कैप में लगा सकते हैं। तो उनको, तो फंड मैनेजर को जहां भी अच्छा कंपनी लगती है, अगर स्मॉल कैप में कोई अच्छी कंपनी मिल रही है या मिड कैप में मिल रही है, वो अपनी रिसर्च के बेसिस पे वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी जो इस कैटेगरी की जो पसंदीदा स्कीम है वो है आईसीआईसीआई प्रू की मल्टी कैप फंड और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप। इन दोनों में से निवेशक के लिए अपनी स्कीम्स चूज करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हर्षवर्धन रुंगटा ने जो फंड्स रेकमेंड किए हैं, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड्स, वो मल्टी कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स आप अपने फाइनेंशियल शॉपिंग बैग में शामिल कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड्स की अब बात करते हैं। हाइब्रिड फंड कैटेगरी किसके लिए क्या होती है, और दर्शकों में काफी रुचि है, क्या इस तरीके के फंड वो अपने फाइनेंशियल शॉपिंग बैग में इस दिवाली शामिल करें? तो वेल, हाइब्रिड फंड्स अगर हम देखें तो उसमें उनमें इक्विटी और डेट दोनों का एलोकेशन होता है। तो इसमें एक फंड मैनेजर इक्विटी शेयर्स भी खरीदे जाएंगे और बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सीपी या सीडीज, ये सारे भी खरीदे जाएंगे।
एक एलोकेशन परसेंटेज बनाया जाता है। टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिमम 65% वो शेयर्स में लगाते हैं, इक्विटीज में, और बैलेंस्ड अमाउंट जो है वो डेट में लगेगा। तो ये उन निवेशकों के लिए है जो हमेशा एसेट एलोकेशन की तरफ हम बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि आपका एक पूरी इन्वेस्टमेंट में सारा पैसा ना ही डेट में लगना चाहिए, ना ही इक्विटी में लगना चाहिए। तो एक निवेशक अगर चाहे तो अपना एसेट एलोकेशन वो हाइब्रिड फंड्स के जरिए पूरे कर सकते हैं। तो जब वो पास मान लीजिए 10,000 रुपए महीने के हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अगर वो पूरे का पूरा पैसा हाइब्रिड फंड में लगाते हैं तो उनके माइंड में ये होगा कि करीबन 65 to 70%, तो 6,500 से 7,000 रुपए जो है वो शेयर्स में लग रहे हैं और बाकी के पैसे जो है बॉन्ड्स में लग रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली आपका एसेट एलोकेशन भी हो गया। फिर हम दूसरी बात करते हैं हमेशा इन्वेस्टमेंट की, वो होती है रीबैलेंसिंग की, कि मान लीजिए मार्केट, इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छा किया तो आपने जो 70 रुपए लगाए थे वो 80 रुपए बन गए, तो हाइब्रिड फंड्स ऑटोमेटिकली आपका रीबैलेंसिंग भी कर देते हैं, विच मीन्स इक्विटी कंपोनेंट बेचा जाएगा और डेट बढ़ा दिया जाएगा। सो ये आपका जो हाइब्रिड फंड है वो ऑटोमेटिकली आपका एसेट एलोकेशन भी कर देता है और रीबैलेंसिंग भी कर देता है। तो जो निवेशक ऐसा कोई ऑप्शन चाहते हैं और सेपरेट एलोकेशन खुद नहीं करना चाहते हैं, वो हाइब्रिड फंड जरूर चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एलोकेशन का अगर चाहे तो आप 50% से लेके 100% भी अपना पोर्टफोलियो का पूरा आप हाइब्रिड फंड में लगा सकते हैं। इन फंड में, इन कैटेगरी में अगर 2 फंड के नाम मुझे देने हैं तो SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड एंड मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड में से चूज कर सकते हैं। तो मिराई एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड और SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, 2 ऐसे पसंदीदा फंड्स हर्षवर्धन के जो कि आप अपने फाइनेंशियल शॉपिंग लिस्ट में इस बार शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्टोरल फंड्स की। सेक्टोरल फंड्स को लेकर भी कई निवेशक हमसे पूछते हैं कि कैसे निवेशकों के लिए सेक्टोरल फंड्स फायदेमंद साबित हो सकते हैं, और अगर इस दिवाली उन्हें अपने फाइनेंशियल शॉपिंग बैग में ऐसे कुछ फंड्स डालने हो तो वो कौन से हो सकते हैं और कितनी मात्रा में? सो वेल, सेक्टोरियल फंड्स बहुत ही क्लियरली बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए ही है। अगर आप मार्केट की पहचान नहीं रखते हैं, ट्रैक नहीं कर सकते, आप एक कोई पर्टिकुलर सेक्टर को जानते ही नहीं है, तो आप डेफिनेटली इस सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सो अगर कोई, मान लीजिए बैंकिंग एक ऐसा उदाहरण है जो हम सभी को लागू होता है। फार्मा हो सकता है हम रिलेटेड नहीं हो, IT से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसा एक सेक्टर है जिससे हर कोई इंसान जुड़ा हुआ रहता है, या तो खुद के खाते होते हैं या लोन या क्रेडिट कार्ड। तो आप इस सेक्टर को थोड़ा क्लोजली और दूसरे सेक्टर से जानने की आपकी गुंजाइश बढ़ जाती है। सो अगर कोई सेक्टर फंड चूज करते भी हैं लेमैन इन्वेस्टर्स, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कैटेगरी एक ऐसा है जो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते तो प्लीज दूर रहिए। जो एलोकेशन हम रेकमेंड करेंगे वो 10 से 20% से ज्यादा बिल्कुल भी आप कोई भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए हम रेकमेंड नहीं करेंगे। 2 फंड इस कैटेगरी के जो अगर चाहे तो इन्वेस्टर्स चूज कर सकते हैं, वो है ICICI प्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड और या तो निप्पॉन इंडिया बैंकिंग फंड। तो ICICI प्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एक है जो पसंद है हर्षवर्धन की, और दूसरा निप्पॉन इंडिया बैंकिंग फंड जो वो रेकमेंड कर रहे हैं निवेशकों के लिए। अगले जब हम कैटेगरी की तरफ आते हैं वो थीमेटिक फंड, एज यूजुअल एक ऐसी कैटेगरी का फंड जिसको हम लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में डालने से, मतलब उसकी कैटेगरी में डालने से पहले कई बार सोचेंगे निवेशकों के लिए कि उनको रेकमेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो थीमेटिक फंड आमतौर पर कैसे निवेशक के लिए और अपने फाइनेंशियल शॉपिंग बैग में कितनी मात्रा में उसे हमें डालना चाहिए? सो वेल, थीमेटिक फंड ये होते हैं कि कोई पर्टिकुलर थीम को पकड़ते हैं। मान लीजिए अभी जो बहुत चर्चा इंडिया में होती है कि हमारी एक यंग पॉपुलेशन है जो और राइजिंग इनकम है, विच मीन्स कि हर इंसान के हाथ में थोड़े पैसे अभी पहले से ज्यादा आ रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो खर्चा करेंगे और वो कंजम्पशन थ्योरी को बूस्ट करेंगे। सो अगर ऐसी कंजम्पशन थ्योरी सक्सेसफुल होती है तो ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनको इससे फायदा होगा? तो ये कंजम्पशन ओरिएंटेड थीमेटिक फंड हो गया। तो ये एक है जो क्लोजली एक लेमैन इन्वेस्टर भी रिलेट कर पाएगा। और दूसरा है कि कई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि मुझे बड़ी कंपनी हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका बहुत अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है और एक प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो होती है कि MNC कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है। तो ऐसी 2 थीम्स के बारे में हम कंसिडर कर सकते हैं। और इन कैटेगरीज में जो फंड्स अच्छे हैं वो है कि कैनरा रिबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड, ये एक कंजम्पशन बेस्ड थीमेटिक फंड है, और आदित्य बिरला MNC फंड, ये एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मल्टीनेशनल कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये 2 फंड्स हैं जो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सेक्टोरियल फंड्स के बराबर ही इनमें जो अगर आप एलोकेशन करते हैं
तो 10 to 20% एक्सपोजर अगर आप चाहें और समझते हैं तो ले सकते हैं। ओके, तो सेक्टोरल फंड्स में निवेश का कुल 10 से 20% आप रख सकते हैं अपने फाइनेंशियल शॉपिंग बैग में। आखिरी फंड जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल फंड। इंटरनेशनल फंड क्या होते हैं, किसके लिए, और अगर अपने फाइनेंशियल शॉपिंग बैग में डालना है तो कैसे निवेशक डाले और कितने प्रपोर्शन में? सो वेल, इंटरनेशनल फंड्स एक्चुअली एक जैसे द वर्ड सेज कि ये जो इन्वेस्ट करते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो इंडिया के बाहर हो सकता है कि यूएस में हो, यूरोप में हो, एशियन कंट्रीज में हो। सो ये अलग अलग टाइप के आपके फंड्स होते हैं जो आपको दूसरी ज्योग्राफीज में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। सो आपको कोई भी आप आरबीआई से परमिशन की जरूरत नहीं है, आप उसी प्रकार इसमें निवेश करेंगे जैसे आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। आप पैसे इंडियन म्यूचुअल फंड्स को देते हैं, वो बाहर जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके लिए कोई भी आरबीआई की परमिशन वगैरह लेने की कोई जरूरत आपको पड़ती नहीं है। तो इसमें आपको ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और ऐसी कंपनियों में निवेश करने का मौका मिलता है जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। सो ये उन निवेशकों के लिए है और जो चाहते हैं कि ऐसा एक डाइवर्सिफिकेशन मिले। और इनफैक्ट हर कोई इन्वेस्टर को हम रेकमेंड कर सकते हैं कि आप 10% या 20% मैक्सिमम आप ऐसी कोई स्कीम में जरूर इन्वेस्ट करें, ताकि आपको एक, जैसे मैंने कहा, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में हो जाए। इसमें हम रेकमेंड हमेशा यूएस मार्केट के लिए ही करेंगे, ऑल्दो आपको यूरोपियन, एशियन और इमर्जिंग मार्केट्स वगैरह के ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर कर रहे हैं तो ये बेटर है कि आप एक डेवलप मैच्योर्ड मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो इस कैटेगरी 2 फंड आप चूज कर सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रू यूएस ब्लू चिप फंड या तो फ्रैंकलिन इंडिया फीडर यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड। इन दोनों में से आप सिलेक्ट करके कोई भी एक फंड में अपने पैसे लगा सकते हैं। तो 2 फंड्स इंटरनेशनल कैटेगरी के जो कि हर्षवर्धन ने रेकमेंड किए हैं, जो आप अपने फाइनेंशियल शॉपिंग बैग में डाल सकते हैं, जो उन्होंने बताया, आईसीआईसीआई प्रू यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड और फ्रैंकलिन इंडिया यूएस अपॉर्चुनिटी फंड। तो हमारी आज की शॉपिंग लिस्ट होगी तैयार और अब निवेशक दिवाली से दिवाली तक अपनी पसंद के हिसाब से अपने मनपसंदीदा फंड्स अपने फाइनेंशियल शॉपिंग बैग में शामिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन हमारे साथ आज के इस खास शो में शामिल होने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए जी बिजनेस।